अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे हमारी ग्रोथ है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक डाइजेशन का है, स्लीप का है, हमारे हैप्पीनेस का है, ठीक है, हमारे सैडनेस का है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके कंट्रोल में होती हैं? हमारे ग्लैंड्स के कंट्रोल में होती हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक तो एंडोक्राइन होते हैं और कुछ होते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे जिक्र है एंडोक्राइन का, ठीक है, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ ही जाएंगे। तो कह रहे हैं कि द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का, यानी कि इसमें मल्टीपल ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं, दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और उनको सिक्रीट भी करते हैं, यानी उनको खारिज भी करते हैं, विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। तो जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, उनको कैरी आउट कर रहे होते हैं। की ग्लैंड्स इंक्लूड द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिंक्रियाज एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है और पिंक्रियाज आ जाता है। हेयर आर सम कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कहते हैं कि कुछ कंडीशन है जो कि मतलब अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आए, तो पैथोजेनेसिस आए, तो बॉडी के अंदर क्या फ़र्क आएगा, आप वो अफेक्ट देखेंगे। जो सबसे पहले जो अफेक्ट आएगा वो जी जो कि सबसे मतलब मैटर भी करता है, ठीक है, और आजकल तो बहुत कॉमन है, हर ऑलमोस्ट आप कह लें कि दूसरा पर्सन जो है वो डायबिटीज़ के साथ सफ़र कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस, DM। अब कहते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको आम जुबान में हम लोग शुगर कहते हैं, कॉमनली रेफर्ड टू एज डायबिटीज़, इसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है, इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और ये एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये उनका एक जो है ना डिसऑर्डर है, क्रॉनिक होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। कैरेक्टराइज बाय द एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, के ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ज़्यादा हो जाता है। दिस कंडीशन अराइजेज ड्यू टू आइदर इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द पिंक्रियाज आर द बॉडीज इन एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज इंसुलिन। अब कहते हैं कि ये जो कंडीशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, ये डेवलप होती है किस वजह से? इंसुलिन ना होने की वजह से। आपने ये सुना भी होगा कि ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन देते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है ये पिंक्रियाज ने प्रोड्यूस करनी होती है। अब जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी तो उस कंडीशन में या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, या फिर अगर होगी तो वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कम अमाउंट में होगी कि बॉडी जो है वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब इंसुलिन का काम क्या होता है स्टूडेंट के, अब जो हम लोगों ने जो भी डाइट, जो भी न्यूट्रिशन ली है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब उस ग्लूकोज को उसने पकड़ के क्या करना होता है? स्टोर करना होता है, यानी जितना ब्लड को जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचा दिया, जितनी इस्तेमाल करनी थी वो इस्तेमाल होगी, अब एक्स्ट्रा बच गई है, तो एक्स्ट्रा को हमने क्या करना होता है? चीज़ को स्टोर करना होता है। तो ये जो स्टोरेज होती है ये सेल के अंदर होती है। अब ये जो स्टोरेज का काम जो होता है ये इंसुलिन का होता है। अब जब इंसुलिन नहीं होगी तो स्टोरेज भी नहीं होगी, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बॉडी के अंदर जो है कई किस्म की पेचीदगियाँ डेवलप होंगी। तो ये बेसिकली इंसुलिन का रोल होता है, ठीक है। तो जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी तो इस तरह के पेशेंट के अंदर इंसुलिन की या तो कमी हो जाएगी, या फिर इंसुलिन अगर होगी तो बहुत कम मिकदार में होगी। उसके बाद कहते हैं कि इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन होता है दैट प्ले अ क्रूशियल रोल, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, नॉर्मलाइज करती है, बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल फॉर एनर्जी। और फिर उसके बाद वो ये किस तरीके से रेगुलेट कर रही होती है कि अपटेक ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को ब्लड से पकड़ती है, ठीक है, उसकी अपटेक करती है और उसको पहुंचा देती है कहाँ पे? सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेल अपनी जितनी उनको ज़रूरत है वो यूज़ करके बाकी को स्टोर रहने देते हैं। तो फिर जब बॉडी के ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्टोरेज में से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहले आ जाता है जी टाइप 1 आ जाती है, ठीक है। टिपिकली डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड आर द एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायग्नोज हो जाती है, छोटे बच्चों के अंदर भी होती है। और एडोलेसेंस का मतलब ये है कि जो बड़े होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस में होते हैं, या जिसे कहते हैं कि जो बलोगत की एज होती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी, यानी कि 18 से जो अबव होते हैं उनके अंदर भी जो है इसके होने का चांस होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल इन द पिंक्रियाज।
अब ये जो टाइप 1 है स्टूडेंट, ये क्यों होती है कि जो पिंक्रियाज के अंदर जो है, पिंक्रियाज जिसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना होता है, इसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या होगा कि टाइप 1 के अंदर एक ऑटो इम्यून जो है ना, ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि बॉडी की जो इम्यून सेल हैं, ठीक है, जो कि बीमारियों के खिलाफ फाइट करते हैं, वो वाले सेल क्या करेंगे कि ये जो बीटा सेल हैं इनको समझेंगे कि ये कोई जो है वो पैथोजेनेसिस है, कोई पैथोजन है, ये बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो उन बीटा सेल्स को क्या करेगा, किल करना शुरू कर देगा। जब किलिंग होगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि लीडिंग टू लिटल टू नो इंसुलिन प्रोडक्शन। तो फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इंडिविजुअल विद टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। तो ऐसे लोगों को जो है वो लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन की फिर ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है जी टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाता है। यूजुअली डेवलप इन अडल्टहुड, बड़ों के अंदर ये जो बीमारी है ये होती है, बट इंक्रीजिंगली डायग्नोस्ड इन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। तो जो है लेकिन बड़ों के साथ साथ ये बच्चों के अंदर भी, और जो यंगस्टर्स हैं जो 18 ईयर्स के हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जो है ना ये बीमारी जो है वो डायग्नोज हो रही होती है। इट इन्वॉल्व्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इंसुलिन जो है वो होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती, अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती, कि सेल को पकड़ के ग्लूकोज नहीं दे रही होती, ठीक है। वेयर द बॉडी सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू इंसुलिन। ये जो है बॉडी के सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि उस इंसुलिन को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते। सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कि अगर इंसुलिन जो है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, और अगर कोई थोड़ी बहुत कर भी रही है तो वो जाएगी सेल्स के पास लेके, तो सेल्स जो है उनके अंदर भी मतलब आप कह लें कि इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो भी इंसुलिन को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उससे ग्लूकोज की अपटेक नहीं करेंगे। टाइप 2 के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा मसला जो होता है वो यही होता है कि इनके जो सेल्स होते हैं, जो जिन्होंने इंसुलिन को परसीव करना है, जिन्होंने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या रिकॉग्नाइज करना है, वो इसको इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को जो है वो स्टोर नहीं करवा रही होती। ओवर द टाइम द पिंक्रियाज में बिकम अनएबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। और वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो जो पिंक्रियाज होता है वो भी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना छोड़ देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लाइफ स्टाइल फैक्टर। अब ये जो है डिसीज़ ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रही होती है, ठीक है, सच एज ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, या जेनेटिक्स, ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं या जिनकी इनएक्टिविटी कम है, ठीक है, यानी मतलब पूरा दिन जो है वो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट उनकी कम होती है। और जेनेटिक्स यानी कि अगर तो फैमिली में मतलब फादर मदर को किसी को थी, ठीक है, तो आगे जो है ना पॉसिबिलिटी है कि वो उनकी जो जनरेशन है उनमें भी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए। और टाइप 1 जो है स्टूडेंट ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, और जो टाइप 2 है ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें इंसुलिन जो है जो सेल है वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते। उसके बाद आ जाता है जी गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ स्टूडेंट, गेस्टेशन का जो लफ्ज़ है ये निकला हुआ प्रेगनेंसी से, ठीक है, अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। अब फ्रेंड जब प्रेगनेंसी की स्टेज होती है उस कंडीशन में बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बाज़ हमारा जो एक फ़ीमेल की बॉडी होती है वो जो है इंसुलिन को जो है मतलब आप कह लें कि उसकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है उन हार्मोन्स की वजह से। तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में बॉडी जो होती है वो इंसुलिन को पूरा नहीं कर पा रही होती, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती टू मीट द इंक्रीज डिमांड, कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, लीडिंग टू द एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में फिर कुछ टाइम के लिए पेशेंट को मेडिसिन खाना पड़ती है, लेकिन जैसे ही जो है गेस्टेशनल स्टेज ख़त्म होती है तो जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती मेडिसिन की। सिम्टम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले आ जाता है जी पोलीयूरिया। पोली वर्ड जहाँ पे भी स्टूडेंट आएगा तो आपने समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे किसी चीज़ की एक्सेसिव अमाउंट में बात हो रही है, कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा अमाउंट में होगी। पोली का मतलब क्या है, पोली मतलब ज़्यादा होना, और यूरिया मतलब यूरिनेशन, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो गया। आपने सुना भी होगा कि अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको जो है वो यूरिनेशन का बहुत इशू होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम उनको जाने की ज़रूरत पड़ जाती है वॉशरूम। तो कहते हैं कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, पोलीडिस्पिया, ठीक है, उनको उसी हिसाब से प्यास भी ज़्यादा लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, एंड पोलीफेजिया, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है।
उसके बाद आ जाता है जी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इस तरह के लोगों का बगैर किसी वजह से वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट में गेन भी हो जाता है, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो लॉस में जाता है, ज़्यादातर लॉस हो जाता है। डिस्पाइट इंक्रीज्ड फूड इनटेक, के ज़्यादा खाने के बावजूद भी जो है वेट डे बाय डे कम हो रहा होता है। फटीगा आ जाता है, फटीग का मतलब है थकन। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट फील होती है। फीलिंग टायर्ड एंड वीकनेस महसूस करते हैं। ब्लड वीन और अक्सर जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। तो आंखों के ऊपर असरअंदाज हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन द लेंस ऑफ द आई की जो लेंस है उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आई जो है वो ब्लर्ड होगी। उसके बाद है जी स्लो वाउंड हीलिंग, यानी कि ऐसे लोग जिनका परसिस्टेंटली जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं रह रहा, ठीक है, तो उनके अंदर एक तो वीन की प्रॉब्लम होगी, उनके अंदर वाउंड हीलिंग जो है, यानी जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं अक्सर उनको, आपको पता सुना होगा कि इनको अपने ज़ख्म की बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो इस तरह का जहाँ पे ज़ख्म होता है वहाँ पे भी शुगर का लेवल ज़्यादा है, तो जो शुगर होती है वो बैक्टीरियाज की एक अच्छी डाइट होती है। तो जहाँ पे इनको डाइट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं उनका ज़ख्म जो है वो जल्दी नहीं भरता, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो डिलेड रिकवरी फ्रॉम कट्स आर सोर्स, तो जो ज़ख्म होते हैं, जो कट्स होते हैं, तो इस तरह के लोगों की जो रिकवरी होती है वो वुंड हीलिंग की होती है, स्लो हो जाती है। लेकिन ये उन लोगों के अंदर होता है जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखते। तो जब डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फिर आपकी वीएन के ऊपर भी फ़र्क आएगा, आपकी वाउंड हीलिंग भी ठीक नहीं होगी, किडनीज़ के ऊपर फ़र्क आएगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, कि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ केसेस में पेशेंट जो है वो एमआई यानी कि हार्ट अटैक की तरफ भी चला जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस आ जाता है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, यानी कि सुबह सुबह पेशेंट जब निहारमो उठता है, ठीक है, रात का जो उसने खाना खाया होता है उसके 8 घंटे बाद या 12 घंटे के बाद हम लोगों ने पेशेंट का जो है वो ब्लड शुगर लेवल चेक करना होता है, ठीक है। अब ये फास्टिंग ब्लड, इसको हम क्या कहते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट, ठीक है, पूरा रात मतलब भूखा रहने के बाद हम लोगों ने उसका लेवल चेक करना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट ये जो होता है 90 से लेके 120 तक होता है, ठीक है। वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, हर लैब की एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन एक 90 या 80 आप कह लें के दरमियान से लेके जो है वो 120 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, कि अगर इस रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, बगैर मेडिसिन खाए, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा आता है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आपका जो लेवल है वो क्या है, डिस्टर्ब हुआ है। नेक्स्ट है जी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम OGTT भी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर फास्टिंग, ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद का जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, फास्टिंग के बाद, एंड एट इंटरवल फॉलोइंग द कंजप्शन ऑफ द ग्लूकोज रिच सोल्यूशन। और डिफरेंट मतलब वक्फे के साथ ना हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को चेक कर रहे होते हैं। पेशेंट को उस दौरान हम क्या करना होता है कि ग्लूकोज का सोल्यूशन पिलाना होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसको देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद उसका जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी HbA1c टेस्ट, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट इसको कहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये हम पिछले जो 3 मंथ्स हैं जो कि गुजर चुके हैं उसका अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि इस 3 मंथ्स के अंदर जो है वो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल किस तरह का रहा है, मतलब एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट को हर 3 मंथ के बाद ये वाला टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, पिछले 2 से 3 महीनों के बाद जो है वो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल की एवरेज देखने के लिए जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में बात करते हैं कि अगर शुगर लेवल को कंट्रोल ना किया जाए तो उस कंडीशन में क्या बॉडी के ऊपर जो है ना वो फ़र्क आएगा। उसमें सबसे पहले तो पेशेंट को जो है ना वो हार्ट डिजीज़ होगी, ठीक है, दिल की बीमारियाँ होंगी, स्ट्रोक होगा, ठीक है। स्ट्रोक में क्या होता है कि फॉलिज का खतरा होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ठीक है, यानी आंखों के ऊपर फ़र्क आएगा, रेटिनोपैथी होगी, रेटिना जो है वो उसके अंदर बीमारी आ जाएगी, आई डैमेज जिसे कहेंगे। नेफ्रोपैथी होगी यानी किडनी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, और न्यूरोपैथी होगी यानी उसकी जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगी, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शंस जो हैं उनका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखें बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेन भी हो रहा है, ठीक है, हार्ट भी हो रहा है,
किडनीज़ का एक अपना रोल है, वो हो रहे हैं, आइज़ भी अफेक्ट हो रही हैं, तो फिर बॉडी जो है वो सूटेबल हो जाएगी कि जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं वो भी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हों। ड्यू टू इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, कहता है कि इम्पेयर्ड फंक्शन जो है जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड नर्व डैमेज कैन लीड टू फूड अल्सर एंड इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि इस तरह के पेशेंट जो हैं इनके अंदर जो जब नर्व्स डैमेज होंगी, ठीक है, वेसल्स के ऊपर फर्क आएगा, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और नर्व्स भी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, न्यूरोपैथी की वजह से। तो कहते हैं कि ये लीड कर जाएगी फुट अल्सर, पाँव में जख्म होना शुरू हो जाएंगे और इन्फेक्शन होंगे। इसलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनको अपनी शुगर लेवल को मॉनिटर करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और वॉक को जो है वो करना चाहिए फॉलो, और साथ में जो मीठी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है, यानी इसमें पेशेंट को सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़ की, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ये जो बीमारी है या ये वो बीमारी है कि इसके अंदर जो बल्कि इसको तो बीमारी कंसिडर करते ही नहीं है डॉक्टर, ठीक है, कहते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। अगर आप इसके साथ दुश्मनी करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं छोड़ेगी, तो अगर आप इसके साथ दोस्ती करेंगे कि जैसे ये आपको ढाल रही है, जो ये चाहती है कि आपकी बॉडी अब हेल्दी खाए, ठीक है, तो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप जो है ना वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब ये पेशेंट पे डिपेंड करता होता है कि वो क्या करता है। तो इसमें जो है जो आपको अपनी डाइट को जो है ना वो मेंटेन रखना होता है। तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है उनको मुबारकबाद देते हैं कि भाई मुबारक हो। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इस बात पे कि ऐसा क्यों है, तो फिर डॉक्टर उन्हें कहता है कि मुबारक हो, अब आप कम से कम अच्छी डाइट खाएंगी, ठीक है। अब आप जो फिजूल डाइट है, जो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इनको अब अवॉइड करेंगे, और जो अच्छी डाइट है जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, अब आप वो खाएंगी। तो खैर अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो करेगा पेशेंट तो ठीक रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। हेल्दी डाइट आ जाती है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी उसको एक्टिविटी करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एंड वेट मैनेजमेंट, और अपने वेट को भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, और बॉडी जो है वो इंसुलिन जो है फिर अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेगी। ओरल मेडिकेशन इसमें जाती होती है, ठीक है, फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेडिकेशन, ठीक है। जो टाइप 2 है उसमें हम लोग जो है ना वो उसको ओरली भी यानी टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन दे रहे होते हैं। उसके बाद इंसुलिन थेरेपी आ जाती है, एसेंशियल फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ एंड मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। कहते हैं कि जो इंसुलिन है, ठीक है, जो कि इंजेक्टेबल होती है, ठीक है, वो टाइप 1 में देते हैं, उसमें तो मस्ट है, और कुछ केसेस में टाइप 2 के पेशेंट्स को भी जो है ये देनी पड़ती है। मॉनिटरिंग इसमें रेगुलर हमें जो है वो ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना चाहिए, एंड पीरियोडिक मेडिकल चेकअप, और जो है वो एक कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। 1 मंथ बाद जाएँ या फिर जो है वो 2 मंथ बाद जाएँ, लेकिन रेगुलरली आपको फ़ॉलोअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। प्रिवेंशन आ जाता है तो इसमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल आ जाता है सबसे पहले, मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड मैनेजिंग बॉडी वेट। वही बात आ गई कि अपनी डाइट को मेंटेन करें, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करें, और साथ में अपने वेट को भी आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद स्क्रीनिंग आ जाता है। स्क्रीनिंग में क्या करना है कि आपने जो है रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर इंडिविजुअल विद रिस्क फैक्टर, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर हैं यानी हार्ट की बीमारी होने का चांस है, आंखों की बीमारी होने का चांस है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, इन सारी चीज़ों के लिए जो है आपको मतलब अपने आप की रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, इंक्लूडिंग का फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। इसमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है डायबिटीज़ की, ठीक है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर प्रेजेंट है तो आपको इस चीज़ को जो है ना बाकी लोगों का भी मतलब केयर करनी चाहिए, उनके भी जो टेस्ट हैं वो होते रहने चाहिए। ओबेसिटी, ठीक है, मोटापे की वजह से, एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और जो आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सारे रिस्क फैक्टर को आपने निकालना है अपनी लाइफ से, और उसके बाद आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।